हे गाइस, स्वागत है आपका दोबारा एस्टेट की सीरीज में। यहाँ पर हम दिसंबर आपका एस्टेट का पेपर कर रहे हैं हम 2022। इससे पहले हमने आपका 2019 का पेपर सॉल्व कर रखा है। 2020 का पेपर चल रहा है। 10 क्वेश्चन नहीं 20 क्वेश्चन हम कर चुके हैं और यहाँ से 11 1 1 1 से हम यहाँ से स्टार्ट करना है। तो क्वेश्चन की बात करते हैं, ये देखते हैं क्या कह रहा है। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग इज मोस्टली क्लोजली अलाइन विथ, ये तो आपको बिल्कुल क्वेश्चन पढ़ते ही कर लिया हो गया होगा कि क्या इसका होता है। फिर भी हम एक एक करके सारी चीज के बारे में जो कि हम बेसिकली करते भी आ रहे हैं, ऑप्शंस के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। तो सबसे पहला आपका ऑप्शन है साइको एनालिटिक थ्योरी। साइको एनालिटिक थ्योरी जैसे कि आपको पता ही है क्या होता है। साइको एनालिटिक थ्योरी इज ए कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क दैट एक्सप्लेन ह्यूमन बिहेवियर, personality development and treatment of the mental disorder from the exploration of the unconscious mind। जब आप किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी किस तरीके को बिहेव कर रहा है या फिर उसके मेंटल डिसऑर्डर को किस तरीके से ठीक करा जा सकता है, जब आप अनकॉन्शियस माइंड के थ्रू देखते हैं, तो वो आपका साइको एनालिटिक थ्योरी होता है। राइट, दैट इज द एक्सप्लोरेशन फ्रॉम अनकॉन्शियस माइंड। आप किस चीज को एक्सप्लोर कर रहे हैं? अब एक्सप्लोर किस चीज को कर रहे हैं आप? इंडिविजुअल की कॉग्निटिव एबिलिटी, किस तरीके से वो कॉग्निटिव बिहेवियर कर रहा है, उसके बिहेवियर, उसकी पर्सनैलिटी, ये सब चीज तो ठीक है, लेकिन एंड मेन चीज एक रहेगी उसके मेंटल डिसऑर्डर। फ्रूड ने यहाँ पर बहुत ज्यादा जोर दिया, तो उन्होंने कहा था कि जो मेंटल डिसऑर्डर होते हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट जो अराइज हो रहा है आपका इड और ईगो के बीच में, उसके थ्रू होते हैं, और इसलिए उन्होंने अनकॉन्शियस माइंड पे बहुत ज्यादा फोकस करा। तो कॉग्निटिव बिहेवियर, एक इंडिविजुअल कैसे कॉग्निटिव बिहेवियर करता है, ह्यूमन का बिहेवियर कैसे उसकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है, और वो सारे मेंटल डिसऑर्डर जब आप अनकॉन्शियस माइंड के थ्रू देखते हैं, ये क्या है? ये आपका सारा एक फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बिहेवियर, पर्सनैलिटी एंड मेंटल डिसऑर्डर फ्रॉम द एक्सप्लोरेशन फ्रॉम द अनकॉन्शियस माइंड। ओके। बायोलॉजिकल थ्योरी बेसिकली आपकी एजिंग की थ्योरी होती है। यहाँ पर जो आपके साइंटिस्ट थे, उन्होंने अलग अलग तरीके से इस चीज को यहाँ पर थ्योरी को बताया। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि कुछ लोगों का मानना था कि इंडिविजुअल में जो एजिंग होती है, वो एक बॉडी के अंदर इनिशियल स्टेजेस पे एक घड़ी लगी रहती है जो किसी को नहीं दिखती है, और जैसे जैसे ये घड़ी ओल्ड होती चली जाती है, ये टिक 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 करना बंद हो जाती है, वैसे ही हम जो है काम करना बंद कर जाते हैं। फिर कुछ लोगों का मानना था कि कुछ जीन्स होते हैं, जैसे जैसे आप बूढ़े होते चले जाते हो, आपके जीन्स जो हैं वो टूटने लग जाते हैं, और जैसे जैसे धीरे धीरे जीन्स टूटने लग जाते हैं, आप बूढ़े होने लग जाते हो। तो ये बायोलॉजिकल थ्योरी थी। फिर बिहेवियरिज्म की यहाँ पर बात करी। बिहेवियरिज्म ने क्या कहा था? बिहेवियरिज्म ने कहा कि जो भी सारी चीजें हम स्टडी कर रहे हैं, तो स्टडी कैसे करें? स्टडी करेंगे हम ऑब्जर्व करके। ध्यान रखना, बिहेवियरिज्म में इन्होंने किस पे ज्यादा ध्यान दिया था? ऑब्जर्व करके। अब ऑब्जर्व आप किस चीज को किस तरीके से करोगे? यानी कि लर्न थ्रू ऑब्जर्वेशन। लर्न थ्रू ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन लिख लेते हैं, ठीक है। लर्न थ्रू ऑब्जर्वेशन। और ये जो ऑब्जर्वेशन होगी रेदर देन इंटरनल, ये क्या होगी? एक्सटर्नल होगी। यानी कि आपको अंदर से नहीं, किस तरीके को बिहेव कर रहा है। सपोज करिए मैं कह रहा हूँ वो एंगर शो कर रहा है, तो एंगर इंटरनली नहीं है, एंगर एक्सटर्नली है। तो लर्न थ्रू बिहेवियर, इंटरनल नहीं, एक्सटर्नल। इस चीज का भी आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए बिहेवियरिज्म, तो दिस इज द सेकंड फोर्स ऑफ द साइकोलॉजी। ये क्वेश्चन आपसे यूजीसी में बहुत बार पूछा गया हुआ है कि बिहेवियरिज्म कौन सी फोर्स है? सेकंड फोर्स ऑफ द साइकोलॉजी। कॉग्निटिव साइकोलॉजी क्या होती है? कॉग्निटिव साइकोलॉजी रहती है जब भी आप किसी इंफॉर्मेशन को अपने मेंटल प्रोसेस के थ्रू, मेंटल प्रोसेस दैट मीन्स आप उसे परसीव कर रहे हो, उसके ऊपर अटेंशन दे रहे हो, मेमोरी होगी, आपकी लैंग्वेज होगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होगी, ये सारी आपकी किसके अंदर आती है? कॉग्निटिव साइकोलॉजी की। तो जब आप किसी भी चीज को, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहे हो थ्रू योर मेंटल परसीवेंस, परसेप्शन, सेंसेस के थ्रू भी आप इसके अंदर कह सकते हो, तो किसके अंदर आती है? आपकी कॉग्निटिव साइकोलॉजी। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर आपका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 होगा।
एनोरेक्सिया नर्वोसा ये भी बहुत आसान है। एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या होता है? आपका फूड डिसऑर्डर होता है, यानी कि ईटिंग डिसऑर्डर। इसमें इंडिविजुअल क्या करता है? इंडिविजुअल एक्सेस से ज़्यादा कम खाता है। ध्यान रखना है इस चीज़ का। एनोरेक्सिया नर्वोसा में क्या होता है? इंडिविजुअल को लगता है कि मैं थोड़ा भी खाऊँगा तो मेरा वेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। दैट मीन्स उन्हें ऐसा फ़ील होता है कि थोड़ा-सा भी खाने पर उनके पास एक्सेसिव वेट है। अगर आप इसको कंपेयर कर सकते हैं तो आपको बीडीडीडी, बीडीडीडी क्या होता है? बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर से आप इसको कंपैरिजन कर सकते हैं। अगर बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर में क्या होता है कि इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा कॉशियस रहता है अपनी बॉडी पार्ट्स के लिए, अपनी बॉडी के लिए, अपनी आप कह सकते हैं कि मेरी जो चिन है बिल्कुल जॉ लाइन दिखनी चाहिए, मेरा जो हेयर है बिल्कुल ऐसे होने चाहिए, मेरी नाक एकदम तीखी होनी चाहिए, जो मेरी आईब्रो है, आईलैशेस है बिल्कुल बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, राइट? तो बॉडी डिस्मॉर्फिक ऑर्डर आप कहीं न कहीं से आप इसको समहाउ कोरिलेट कर सकते हो। ईटिंग डिसऑर्डर ऑल्थो ये क्या है? फूड के लिए है कि खाना, लेकिन इंडिविजुअल को यहाँ पर ये लगता है कि उसका एक्सेसिव वेट है, खाना कम करने लग जाता है वो। लेस वेट होगा, बीडीआई भी इसका बहुत ज़्यादा कम होगा, फिर भी वो क्या करता है? खाना खाना छोड़ देता है कि मेरा वेट बढ़ ना जाए, मेरा वेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। दैट इज एनरोक्सिया नर्वोसा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 113 काफी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं आज तो। 113 के बारे में देखते हैं। सम ऑफ द इवेंट्स ऑफ द मोटिवेशनल साइकिल इज प्रेजेंटेड रैंडमली। ठीक है। यहाँ आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन ठीक है। अगर हम बात करें, देखिए अचीवमेंट का ऑप्शन सबसे आखिरी में आएगा, ये तो आप मानते ही हैं। अचीवमेंट का ऑप्शन क्या होगा? सबसे आखिरी में आएगा। कहीं पर फोर्थ ऑप्शन लास्ट है, पहले ऑप्शन में फोर्थ लास्ट है, करना ही नहीं। देखिए इसलिए मैं कहता हूँ कभी भी किसी क्वेश्चन को आप करें, सिलेक्शन से ज्यादा, सिलेक्शन पे आपको ध्यान नहीं है। सिलेक्शन मतलब कि हमारा क्या आंसर हो सकता है, नहीं, हमारा जो ऑप्शन होना चाहिए रिजेक्शन पे होना चाहिए। हमारा जो ध्यान है रिजेक्शन पे होना चाहिए कि कौन कौन सा ऑप्शन नहीं होगा। मैंने क्या देखा? अचीवमेंट सबसे आखिरी में आएगी, सबसे आखिरी में हो सकती है, राइट? ड्राइव पहले नहीं हो सकती, नीड पहले हो सकती है, आखिरी में नहीं हो सकती। आखिरी में इंडिविजुअल क्या करता है? अचीवमेंट है, दैट इज द लास्ट स्टेज। किसी के अंदर लास्ट स्टेज है, फोर्थ आपका सिर्फ फर्स्ट पे आ रहा है, मैं आगे देखूंगा ही नहीं। अगर यहाँ पर किसी और ऑप्शन में फोर्थ आ रहा होता तो हम देखते, लेकिन किसी में नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर वन इज द राइट आंसर। अब आप इसमें देख भी सकते हैं। देखिए सबसे पहले इंडिविजुअल की क्या होती है? इंडिविजुअल की नीड होती है, राइट? नीड के बाद इंडिविजुअल की ड्राइव आती है। ड्राइव, उसे किसी चीज की जरूरत है, फिर जरूरत के बाद वो मोटिवेट होगा कि भाई मेरे को ये चीज करनी है। जब वो मोटिवेट होगा तो अपने गोल सेट करेगा और उन्हीं गोल के सेट के थ्रू उसको बिहेवियर करेंगे। जब उसका बिहेवियर रहेगा तो उस चीज को अचीव कर जाएगा। देखिए बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 114 की तरफ चलते हैं। गाइस अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब किए, बेल आइकन को दबाइए फ्यूचर में, ताकि कोई भी वीडियोस हैं आपको आसानी से मिलती रहे। और देखिए काफ़ी बड़ा चैनल होगा ये, मेरा आप लोगों से प्रॉमिस है। फर्दर आप देखते चलेंगे, 11th 12th के भी कोर्सेज आ जाएंगे। आपको चैनल आपकी साइकोलॉजी पर्सपेक्टिव, एक किस तरीके से आप लाइफ को देखते हो, उसे बिल्कुल चेंज करेगा। तो आज नहीं तो कल आपके लिए चैनल बहुत हेल्पफुल रहेगा। आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना न। आइए देखते हैं क्या कहते हैं। अकॉर्डिंग टू द इकोलॉजिकल थ्योरी विच वन इज नॉट द पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंटल। अब ये इकोलॉजिकल थ्योरी यहाँ पर बात कर रहा है, कह रहा है कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि ब्रूफर्नर ने जो थ्योरी दी थी, पूरा इनका नाम था यूरिया ब्रूफर्नर, राइट? यूरिया ब्रूफर्नर ने बेसिकली अगर आप देखोगे तो इन्होंने इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी दी थी यहाँ पर। अगर आप देखोगे इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी दी थी, जिसका बाद में इनका नाम पड़ गया था बायो इकोलॉजिकल। बाद में इसका नाम चेंज हो गया था बायो इकोलॉजिकल मॉडल। दोनों तरीके से इसको याद रखना, इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी या फिर बायो इकोलॉजिकल मॉडल। किसने दी थी? यूरिया ब्रूफर्नर ने। अब यहाँ पर यूरिया ब्रूफर्नर ने बेसिकली क्या कहा? इन्होंने ये कहा कि जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट कैसे इन्फ्लुएंस करता है ह्यूमन डेवलपमेंट पे। इन्वायरमेंट का इन्होंने यहाँ पर किस पे इफेक्ट बताया? ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर।
अब अकॉर्डिंग टू हिम जब इन्वायरमेंट का बहुत इफेक्ट पड़ता है ह्यूमन पे, तो इन्होंने इन्वायरमेंट को 5 स्टेजेस में बाँटा। कौन-कौन सी वो स्टेजेस थी आइए देखते हैं। 5 स्टेजेस देखते हैं। देखिए सबसे जो पहली स्टेज इन्होंने बताई, उन्होंने बताया दैट इज़ माइक्रो सिस्टम। माइक्रो सिस्टम वो स्टेज होती है या फिर वो आप कह सकते हैं एनवायरनमेंट जो कि बच्चे के बहुत ज़्यादा पास रहता है। बच्चे के सबसे ज़्यादा पास कौन से रह गए? जैसे कि मैं यहाँ पर आपको एग्ज़ाम्पल भी लिखता चलता हूँ। फैमिली हो गई, स्कूल हो गया, ये क्या हो गए सारे के सारे आपके माइक्रो सिस्टम हो गए। यानी कि जहाँ पर इमीडिएट एनवायरनमेंट विद द चाइल्ड, बच्चों के सबसे नज़दीक वाला एनवायरनमेंट आपका माइक्रो सिस्टम कहलाता है। फिर दूसरे नंबर पर आता है आपका मीज़ो सिस्टम। अब मीज़ो सिस्टम क्या होता है कि जहाँ पर वो एनवायरनमेंट जहाँ पर बच्चा इंटरैक्ट कर रहा है, बच्चा क्या कर रहा है? इंटरैक्ट कर रहा है और रिलेशन बनवा रहा है। बच्चा इंटरैक्ट कर रहा है और रिलेशन बना रहा है। जैसे कि आप कह सकते हैं कि स्कूल क से जब बच्चा अपने दोस्त जो बना रहा है, राइट? नेबरहुड जिस तरीके से हम कह सकते हैं, वो क्या हो गया आपका मीज़ो सिस्टम। दोस्तों के घर जाना, अंकल-आंटी, चाचा-चाची जिन्हें हम कहते हैं, दैट इज़ योर मीज़ो सिस्टम। उसके बाद तीसरी स्टेज इन्होंने बताई दैट इज़ एक्सो सिस्टम। अब एक्सो सिस्टम क्या है? अब यहाँ पर एग्ज़ो सिस्टम में इन्होंने बताया कि यहाँ पर चाइल्ड डायरेक्टली इंटरैक्ट नहीं करता। चाइल्ड डायरेक्टली इंटरैक्ट नहीं करता एनवायरनमेंट से, बट जो एनवायरनमेंट है उसके ऊपर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डालता है। मैं दोबारा बता देता हूँ यहाँ पर, ये जो एनवायरनमेंट रहता है यहाँ पर चाइल्ड डायरेक्ट इंटरैक्ट नहीं करता इस एनवायरनमेंट से, बट इसका एक एनवायरनमेंट का यानी कि एनवायरनमेंट का बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा सिग्नी इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि आप इसका एग्जांपल ले लीजिए कम्युनिटी। अब देखिए छोटा बच्चा है, बहुत छोटा बच्चा है, 2 महीने का है, 4 साल का है, ओह सॉरी 4 महीने का है। क्या उसे कम्युनिटी से कुछ लेना-देना है? नहीं। उसे अपने फैमिली फैमिली मतलब कि उसके घरवाले कैसे हैं, माता-पिता कैसे हैं, क्या उसे खाना टाइम पर मिल रहा है, कहीं वो माल-नूरिश तो नहीं है? उसे सोसाइटी या कम्युनिटी से कुछ नहीं लेना। लेकिन बच्चा बड़ा हो गया है, 4 साल का हो गया है अराउंड या 5 साल का हो गया, बच्चा बाहर जाने लग गया है, दोस्तों के साथ खेलने लग गया है। लेकिन अगर दोस्त या फिर कम्युनिटी अगर हम बात करें, अगर वो ही बेकार है, दोस्त गाली दे रहे हैं, गरीब हैं, तो उसका इफ़ेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। दैट इज़ योर एक्सो सिस्टम। अब एक्सो सिस्टम क्या रहता है आपका? कम्युनिटी। दैट इज़ वो कम्युनिटी जो कि बच्चे के आस-पास नहीं, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, लेकिन सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है, जैसे कि कम्युनिटी हो गई, राइट? अब कम्युनिटी हो गई, आप इसके लिए वर्क प्लेस भी लगा सकते हैं। वर्क प्लेस जहाँ पर कि बच्चा जा रहा है कुछ सीखने के लिए, ठीक है? तो ये हो गया आपकी थर्ड स्टेज। फोर्थ स्टेज आपकी होती है मैक्रो सिस्टम। मैक्रो सिस्टम। अब मैक्रो सिस्टम क्या होता है? मैक्रो सिस्टम जैसे एक ब्रॉड कल्चर। अब बच्चा क्या था पहले आस-पास ही जाता था। अब बच्चा अपने कल्चर के बारे में समझ रहा है। अपनी जो एथिक्स हैं उसके बारे में समझ रहा है। पॉलिटिकल इश्यूज़ के बारे में समझ रहा है। पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात कर रहा है। जैसे कि वो अपने वैल्यूज़ इसका एग्ज़ाम्पल क्या हो गया? अपने वैल्यूज़ को देख रहा है। अपने बिलीफ को वो देख रहा है। क्या उसके कस्टम्स हैं? क्या उसके रिचुअल्स हैं? उसके बारे में जान रहा है। दैट इज़ मैक्रो सिस्टम। लास्ट में आपका आता है क्रोनो सिस्टम। क्रोनो सिस्टम। अब क्रोनो सिस्टम क्या रहता है? यहाँ पर बच्चा अपने चेंजेस लाता है या फिर ट्रांजिशनल लाता है टाइम के साथ। टाइम के साथ-साथ इंडिविजुअल या बच्चे में जो चेंज आया है उसे हम कहते हैं क्रोनो सिस्टम। जैसे कि पहले बच्चा कुछ और था, अब कुछ और है। फैमिली स्ट्रक्चर अब बच्चे का इम्पैक्ट कर रहा है। पहले इट में पॉसिबल बहुत रईस आता जा रहा है, तो बच्चे को उस तरीके की आदत पड़ती चली जाएँगी, राइट? हिस्टोरिकल कुछ इवेंट हुआ है तो बच्चे के ऊपर क्या करेगा? सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर इकोसिस्टम आपका कहीं पर भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है। इसने ये पूछा है कि इकोलॉजिकल थ्योरी में कौन-सा नहीं आता है? आपका मैक्रो सिस्टम भी आता है, माइक्रो भी, मीज़ो भी, एक्सो भी, इकोसिस्टम नहीं आता है। तो इकोसिस्टम इज़ द राइट आंसर। किसने दी थी ये थ्योरी? यूरिया ब्रूफेर्नर ने। इस चीज़ का भी आपको याद रखना है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115। मच ऑफ अवर बिहेवियर रिजल्ट फ्रॉम द नेवर एंडिंग बिटवीन द अनकॉन्शियस इम्पल्स के बारे में बात कर रहा है। अब जैसे ही हमने अनकॉन्शियस पढ़ा, हमें कौन याद आ गए? हमारे फ्रूट चाचा याद आ गए, ठीक है?
स्ट्रगलिंग फॉर रिलीज एंड साइकोलॉजिकल डिफेंस यूज टू कीप अंडर कंट्रोल। ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज बेस्ट एक्सप्लेन बाय, ठीक है, फ्रूट जी ने कौन सी थ्योरी दी है? साइको एनालिटिकल। क्या साइको एनालिटिकल नहीं है, साइकोडायनेमिक है, बिल्कुल यही आंसर होगा, राइट। अनकॉन्शियस किससे रिलेटेड है? फ्रूट से। फ्रूट या तो साइको एनालिटिकल या फिर साइकोडायनेमिक। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। बट हम ऑप्शंस और भी हैं, किस किस ने क्या थ्योरी दी थी, आइए उनके बारे में भी देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट के बारे में बात है। होमोस्टैटिक क्या होती है? होमोस्टैटिक एक स्टेट होती है जो कि इंडिविजुअल में बैलेंस के लिए बात करती है। बैलेंस क्रिएट करना, यानी कि सपोज करिए आपको बुखार हो जाता है तो टेम्परेचर क्या होता है? इम्बैलेंस हो गया, कई बार बहुत ज्यादा हो जाता है, कई बार बहुत कम हो जाता है टेम्परेचर, तो इम्बैलेंस क्रिएट होता है। होमोस्टैटिक एक स्टेट होती है जहां पर इंडिविजुअल बैलेंस मेंटेन करना चाहता है। अब बात करते हैं आपकी ड्राइव थ्योरी के बारे में। देखिए ड्राइव थ्योरी क्या होती है? ड्राइव थ्योरी एक्सप्लेन करती है उस मोटिवेशन और उस बिहेवियर को जो कि एक इंडिविजुअल पाना चाहता है, दैट मीन्स कुछ रिवॉर्ड के लिए वो कुछ काम कर रहा है इंटरनल से ले। जैसे आप लोग अभी पढ़ रहे हैं तो आपको वहां पर क्या चाहिए? सबसे ज्यादा इंटरनल रिवॉर्ड क्या है कि भाई हमें यूजीसी नेट क्लियर करना है या फिर हमें एचटेट क्लियर करना है। तो ये क्या है? ये आपकी ड्राइव थ्योरी है। ड्राइव थ्योरी मतलब कि आपकी जो रिवॉर्ड्स रहते हैं, जो जो आपके इंसेंटिव बेसिस रहते हैं, उसके बेसिस पर आप मोटिवेट होते हो और इंटरनल मोटिवेशन या फिर उसके अकॉर्डिंग आपका बिहेवियर बेस रहता है। दैट इज ड्राइव थ्योरी, कि आपको बाहर से कुछ मिल रहा है, उस जो डिजायर है, जो आपको एक्सटर्नल चीज जो चाहिए या इंटरनल चीज जो चाहिए, उस डिजायर को खत्म करने के लिए आप ड्राइव थ्योरी को यहाँ पर इनिशिएट करा गया था कि मेरे को कुछ चीज चाहिए। अब आती है आपकी इंसेंटिव और एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। देखिए यही सेम चीज है। इंसेंटिव क्या रहता है? वो मोटिवेशनल या फिर वो मोटिवेशन और वो बिहेवियर जो कि डिजायर करता है रिवॉर्ड्स या फिर आप कह सकते हैं पनिशमेंट को अवॉइड करना। यहाँ पर आपका क्या है कि गेटिंग रिवॉर्ड्स, कि मेरे को क्या चाहिए? रिवॉर्ड्स चाहिए, एंड अवॉइडिंग पनिशमेंट, और मैं पनिशमेंट को क्या करना चाहता हूँ? अवॉइड करना चाहता हूँ। एक्सपेक्टेंसी एक्सपेक्टेंसी थ्योरी क्या होती है? एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ये होती है कि इंडिविजुअल बेसिकली कुछ डिसीजन लेता है, उन डिसीजन के बेस पर वो एक्सपेक्ट करता है कि कुछ आपका आउटकम आएगा। अब आपने डिसीजन लिया होगा कि सपोज करिए मैं 1 हफ्ते तक फोन नहीं चलाऊंगा या चलाऊंगी, जबकि इट इज नॉट पॉसिबल, राइट। तो आपने सपोज कर लीजिए कोई भी आपने कुछ आप कह सकते हैं डिसीजन लिए। डिसीजन ये लिए कि हमने टाइम टेबल बनाया और अब हम उसको फॉलो करेंगे। अब आपने वो टाइम टेबल बनाया, उसके अकॉर्डिंग आप बिहेवियर कर रहे हो। वो बिहेवियर क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो एक पर्टिकुलर स्ट्रीम लाइन बिहेवियर को क्यों फॉलो कर रहे हो? क्योंकि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपका यूजीसी या फिर एच टेट क्लियर हो जाए। मैं यहाँ पर रोज क्यों वो आप लोगों के लिए हेल्प कर रहा हूँ? मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो मेरी नॉलेज है वो सब में फैल सके, मैं सबकी हेल्प कर सकूं। ये जो नॉलेज है वो मेरे पास तक नहीं रहे, सबके पास तक रहे और सबको सही और एक्यूरेट नॉलेज मिले। दैट इज एक्सपेक्टेंसी, राइट। एक्सपेक्टेंसी, कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप लोगों को सही से सही नॉलेज मिल सके। फिर आपकी साइकोडायनेमिक थ्योरी होती है, ये तो सब हमने कर रखा है। साइकोडायनेमिक में क्या होता है? कंप्रिहेंसिव फ्रेमवर्क, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था, जहां पर इंडिविजुअल के कॉग्निटिव पर्सनैलिटी और उसके जो मेंटल डिसऑर्डर होते हैं हम अनकॉन्शियस माइंड के थ्रू हम देखते हैं। लास्ट थ्योरी की हम बात करते हैं इंस्टिंक्ट थ्योरी। इंस्टिंक्ट थ्योरी क्या होती है? जब आपके बिहेवियर और जो मोटिवेशन होती है वो ड्रिवन बाय करती है इन्नेट, यानी कि बाय बॉर्न, बाय बायोलॉजिकल टेंडेंसी। इन्नेट होती है, बायोलॉजिकल टेंडेंसी होती है जो कि हर एक इंडिविजुअल के पास होती हैं और आप उसे यूनिवर्सल एंड अर्लन, और जो हम आ, कह सकते हैं बाय बॉर्न कुछ जो चीजें हमारे पास इन्नेट रहती हैं, बायोलॉजिकल थ्योरीज, राइट। और यहाँ पर ये चीजें अगर आप देखोगे तो ये सारा आपका चैप्टर नंबर 7 में से लिया गया है। सारी जो थ्योरी है मोटिवेशनल एंड ये सारी थ्योरी, राइट। तो 115 का ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। 116 की तरफ देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पर्सपेक्टिव ऑफ द लाइफ स्पैन। जब हम लाइफ स्पैन के बारे में बात करते हैं, लाइफ स्पैन ऑन डेवलपमेंट के बारे में, तो डेवलपमेंट मल्टी डायरेक्शनल होता है, बिल्कुल होता है। डेवलपमेंट टेक प्लेस ओनली इन अ पर्टिकुलर एज के, आप देखोगे कि पहले
डेवलपमेंट होता है, फिर रुक जाता है, फिर डेवलपमेंट होता है, फिर रुक जाता है, अकॉर्डिंग टू इट। डेवलपमेंट इज हाईली प्लास्टिक, नहीं, हाईली प्लास्टिकल नहीं होता। हाईली प्लास्टिक का मतलब यहाँ पर क्या है, यानी कि फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल डेवलपमेंट नहीं होता यहाँ पर। पर्टिकुलर स्टेज में होता है, या तो 2 होगा या 3 होगा। जब 2 सही है यानी कि 3 नहीं है, ये नहीं होता है। वेरियस प्रोसेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट आर इंटरवूवन। एक प्रोसेस दूसरे से रिलेटेड है, बिल्कुल। इंटरवूवन मतलब बुना हुआ, जैसे हम स्वेटर को बुनते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ। तो यहाँ पर नॉट पूछा था कि कौन सा पर्सपेक्टिव लाइफ स्पैन डेवलपमेंट के अंदर नहीं आता है। ऑप्शन नंबर 3 नहीं आता है, बिल्कुल ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज डिफरेंशिएट बिटवीन द साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट एंड द फिजिकल एनवायरनमेंट एंड गिव द कंसेप्ट ऑफ द लाइफ। साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट की किसने बात करी है? देखिए, कार्ल रोजर ने पर्सन सेंटर थेरेपी की बात करी है, पर्सन सेंटर्ड। यूरिया ब्रूफर्नर ने, अभी हमने बात करी, किसकी बात करी है? इन्वायरमेंट की बात करी, कैसे इन्वायरमेंट का इफेक्ट बच्चे पे पड़ता है। कर्ट लुविन ने सोशल साइकोलॉजी, फादर ऑफ द सोशल साइकोलॉजी थे, राइट। एरिक फ्रॉम कौन थे? एरिक फ्रॉम का हमने पहले भी कर रखा है, आई होप आपको पता हो। नहीं पता है इसका, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे एरिक फ्रॉम फेमस क्यों थे। ये आप लोगों का क्या है, होमवर्क है। कुछ ना कुछ रोज होमवर्क मैं आपको देता हूँ, तो आज आपका ये होमवर्क है, देखते हैं कितने बच्चे कमेंट करते हैं। एरिक फॉर्म किसके लिए फेमस थे? बात यहाँ पर किसकी हो रही है? साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट की। ब्रूफर्नर ने आपके इन्वायरमेंट की बात करी है, बिल्कुल सिंपल है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डिस्टल, जिसे हम ZPD कहते हैं। बहुत इजी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, देखिए आज तो। ZPD की अगर हम बात करें, जीन पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करिए बेटा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। एल्बर्ट बंडूरा आपके फिर द्वारा सोशल साइकोलॉजिस्ट के आगे हैं आपके, या फिर आप बोबोडॉल की बात कर सकते हो। लाइव वेगोस्की, यहाँ पर इन्होंने ZPD की बात करी है, या फिर MKO। सर ये MKO क्या है, अभी बता देते हैं। एल्फ्रेड लूरिया कौन थे? एल्फ्रेड लूरिया फाउंडर ऑफ द मॉडर्न न्यूरोसाइकोलॉजी, फाउंडर ऑफ मॉडर्न न्यूरोसाइकोलॉजी। न्यूरोसाइकोलॉजी की फाउंडर ये कहे जाते हैं। अब देखिए सर, ZPD दैट इज जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डिस्टल। अकॉर्डिंग टू द लैब वेगोस्की ने क्या था कि इंडिविजुअल तभी डेवलप करता है जब वो MKO के साथ क्या करे, इंटरेक्ट करे। MKO सर, दैट इज मोर नॉलेजेबल अदर। इंडिविजुअल तभी ग्रो करता है जब वो अपने से ज्यादा नॉलेज वाले किसी अदर इंडिविजुअल के साथ ग्रो करे, और जब वो इसके साथ इंटरेक्ट करता है तो जो उसका पोटेंशियल होता है वो मैक्सिमम या फिर मैक्सिमाइज पोटेंशियल को अपने यूज करने की कोशिश करता है उस इंडिविजुअल के साथ, ताकि मैं अपना जो पोटेंशियल है उसका ज्यादा से ज्यादा यूज कर सकूं। तो ZPD या फिर आप कह सकते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डिस्टल में यहाँ पर बात करी गई है बाय द लैब की। क्वेश्चन नंबर 119 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट आर मोस्टली स्ट्रांगली अफेक्टेड बाय द जेनेटिक। जेनेटिक में अगर देखोगे, श्रूडनेस, इम्पल्सिविटी, फ्रुगैलिटी, सिर्फ और सिर्फ इंटेलिजेंस आपकी किससे रिलेटेड होती है? जेनेटिक से रिलेटेड होती है, बिल्कुल ठीक है, बाकी तो कोई मिल ही नहीं रहा है। क्वेश्चन नंबर 120 की बात करते हैं, स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी। ये क्वेश्चन में मैंने अभी थोड़े टाइम पहले एक वीडियो डाली है जिसमें मैंने स्प्लिट हाफ और क्रॉनबैक अल्फा दोनों समझा रखा है। वो वीडियो जरूर जाके देख लें, आपकी बहुत हेल्प होगी। ये UGC में भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। स्प्लिट हाफ में इंडिविजुअल बता तो देता है कि एक टेस्ट को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, बट जो इस तरीके से हम डिवाइड करते हैं वो क्या होता है, ऑड और इवन में होता है। अगर आपने नहीं देखी है, मैंने बिल्कुल आज ही वीडियो डाली है 2 घंटे पहले, आप उसको जरूर जाके देखिए। जैसे कि मैं यहाँ पर भी आपको बता देता हूँ, सपोज करिए 1 2 3 4 5 6 ये एक टेस्ट है, इसमें आपको स्प्लिट हाफ लगाना है, तो आप 2 पार्ट में डिवाइड करोगे। एक तरफ आप ऑड ले लेते हो, दूसरी तरफ आप क्या ले लेते हो, इवन ले लेते हो। अब इस टेस्ट का कोरिलेशन और इस टेस्ट के कोरिलेशन के बीच में जो कोरिलेशन यहाँ पर निकलेगा दैट इज स्प्लिट। आप उस वीडियो को देखेंगे, आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर ऑफ द स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी बेस्ड ऑन द कोरिलेशन बिटवीन ओड एंड द इवन टेस्ट।
तो आई होप गाइज़ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बहुत अच्छी तरीके से हमने अपनी तरफ से समझाने की कोशिश करी है। फिर भी आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएँ। कोई डाउट है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। आप हमारे पास व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ईमेल जिस भी मोड ऑफ कम्युनिकेशन के थ्रू जुड़ना चाहें, सारे मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन अवेलेबल हैं। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर सब्सक्राइब नहीं करें, सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। So this is Kevin Short signing off. Take care yourself and have a great day.